ટેક્સટાઇલ નગરી સુરતમાં છીએ અમે અને હવે વ્યાપારીઓનો શું છે મિજાજ, કારણ કે અહીં ઘણા બધા વ્યાપારીઓ છે જે ટેક્સટાઇલ જગતથી સંકળાયેલા છે, ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ તમામ લોકોનો શું છે મિજાજ એ જાણવા માટે અત્યારે ગુજરાત તક આવી પહોંચ્યું છે સુરત। શું છે તેમની જે માંગ છે એ શું છે, ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને એવામાં હવે જીએસટીનો મુદ્દો જે છે સૌથી વધારે વ્યાપારીઓને અસર કરતો હોય છે। सूरत टेक्सटाइल जगत थी पण एनी एक ओळख छे। हवे आ ज्ञाति शुं लागी रह्युं छे, आगळ केवी रीते सूरत वधारशे? देखिए, मैं मानता हूं कि 2017 में जब से जीएसटी आया था उस समय भी कपड़ा बाजार ने अपनी चिंताएं व्यक्त कर दी थी कि जीएसटी कपड़ा बाजार के लिए हितकारक नहीं रहेगा। उसका रजूआत होने के बाद भी वहाँ की उस समय जो भी सरकार थे उन्होंने हमको कहा कि इसको धीरे धीरे सरलीकरण ले आएंगे, हमको एक चैन में लेके आना है। तो 2017 में सभी व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में 2017 की जीएसटी और नोटबंदी के बाद कपड़ा व्यापार की स्थिति डे बाय डे डाउनफॉल हुई और उसके दुष्परिणाम ये देखे गए जीएसटी में कि 1000 से ऊपर उसमें संशोधन होने के बाद अब कपड़ा बाजार पे जो तलवार लटक रही है वर्तमान में, यानी 10 करोड़ हमारे संविधान का ही हनन कपड़ा बाजार के व्यापारी को व्यापार करने में हो रहा है। कारण है कि अभी पहले 10 करोड़ से ऊपर का बिल ईवे बिल बनाने की सरकार ने बात की, अब 5 करोड़ से ईवे बिल बनाने की बात की, अब 1 करोड़ रुपए भी आगे आगामी दिनों में भी बात आ जाएगी। कहने का मतलब व्यापारी के हाथ में अपना खुद का बिल बनाना भी नहीं रह गया, यानी जो संविधान में उसका मूलभूत अधिकार है उस अधिकार का भी हनन हो रहा है और ये व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं छेतराया जा रहा है, उनको ठगाया जा रहा है। इतना बड़ा जीएसटी के बाद में डे बाई डे आदमी का जो पेमेंट का रोटेशन था वगैरह था वो तो हमारे में दिक्कत आई है। आज आप वर्तमान में अगर सूरत की बाज़ारों में घूम रहे होंगे तो दीपावली जैसी सीज़न या इससे पहले की जितनी सीजनें रही है हमारी सारी सीजनें फ्लॉप होने के पीछे अगर कोई रीजन अगर देखने जाओगे तो जहां या 16-17 हज़ार करोड़ का व्यापार हम दीपावली का करते थे, 7-8 हज़ार करोड़ का व्यापार नहीं हुआ और दुकानदार एक महीने से वापस फ्री हो गया। एक आध मंडी चली होगी, बाकी पूरे हिंदुस्तान की सारी मंडियों में मंदी है। उस मंदी के पीछे के अगर रीजन पे आप जाओगे तो वो बेरोजगारी और महंगाई वहाँ मार करती है निचले स्तर तक, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ निचले स्तर तक जो पैसा पहुंचना चाहिए था वहाँ पे आदमी के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारे रोटेशन में भी नहीं आ रहा है। तो उसकी भी मार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कहीं पे भी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यूपी कहीं पे भी अगर है, छोटे गांवों में भी सरकारी योजनाओं की महंगाई और बेरोजगारी की मार हमारे पे सहन करने को पड़ रही है। तो कहने का मतलब जीएसटी के बाद में टेक्सटाइल उद्योग का डे बाई डे डाउनफॉल होता जा रहा है, छोटा व्यापारी से बाहर होता जा रहा है और बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ रही है। अगर छोटे व्यापारी से आप पूछोगे तो वो अंदर से अंदर भयभीत होकर बोलेगा कि यार धंधा सब खत्म हो गया है, अब करना क्या है वो समझ में उसके आ नहीं रहा है और कोई सरकार का इसमें सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को नहीं है। सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीने છે જ નહીં। अच्छा, તો મોટા જે વ્યાપારી છે શું એમની સ્થિતિ સુધરી છે કે પછી જે નાના વ્યાપારીઓ છે એમની હાલત કપોડી થતી જઈ રહી છે, તો મોટા વ્યાપારીઓની સિચ્યુએશન શું છે? देखिए, बड़े व्यापारी के साथ में एक बैंक का वगैरह का फाइनेंस भी साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार में सरकार की नीतियों का फायदा लेकर के अपना काम चला लेते हैं, परंतु छोटे व्यापारी के पास अपने पेपर सही नहीं होते हैं या उसको लोन लेने की सरकार की जितनी योजना है वो लेने जाता है तो न तो मुद्रा लोन मिलता है न एमएसएमई लोन मिलता है, कहीं कहीं उससे कोलेस्ट्रॉल मांगा जाता है, कहीं पे क्या मांगा जाता है। तो छोटे व्यापारी को सरकारी योजनाओं का न तो मुद्रा लोन में न एमएसएमई में, हम ट्रेडर्स को एमएसएमई में लाए परंतु बैंकों के पास जाने के बाद भी वो भी फाइनेंस नहीं मिलता है। परंतु बड़ा व्यापारी अपने को कहीं ना कहीं खींच रहा है, उसको अपने आप की जो उसकी सेल के अगेंस्ट में, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं उसको लोन मिलता जा रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, परंतु छोटा व्यापारी निश्चित रूप से इससे इंडस्ट्री से बाहर होता जा रहा है। નાના વ્યાપારી હવે સમાપ્તિની તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે આ જે આખા મુદ્દા આજે આ કહી રહ્યા છે, વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે કેટલા અસરકારક સાબિત થશે, વ્યાપારીઓ કોની સાથે હશે? देखिए, व्यापारी हमेशा से बीजेपी के साथ रहा था और आज भी व्यापारी देख रहा है कि सामने कौन आएगा और यहाँ की सरकार किसकी है। सत्ता के साथ रहना चाहता है हमेशा व्यापारी, चाहे वो सूरत की सत्ता है, गुजरात की सत्ता है या केंद्र की सत्ता है। हमारे को दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कपड़ा व्यापार को रिलेटेड। वो दिक्कत की हमारे को कई तकलीफ है जो हमारे को गुस्सा है, लेकिन वोट बैंक में वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी जो समस्या है वो केंद्र से है, जैसे हमारी जीएसटी को लेकर है। जीएसटी के ऐसे नियम आ गए तो उस नियमों के चलते छोटा व्यापारी का व्यापार कमजोर होता जा रहा है और बड़े व्यापारी की तरफ व्यापार बढ़ता जा रहा है। व्यापार उतना ही हो रहा है। अभी दीपावली का पीक सीजन है, ये टाइम पे हमारे ट्रैफिक जाम रहती है, यहाँ टाइम नहीं रहती है लोगों को टाइम पहुँचने की, जल्दी आते हैं, देर रात जाते हैं, संडे काम करते हैं। लेकिन हाल ये पोजीशन होगी कि ये टाइम 350 से 400 ट्रक अन्य राज्यों में जाते थे सूरत से पर डे, और आज ये पोजीशन है 150 ट्रक हो गए, मतलब व्यापार आधा हो गया है।
पिछली बार 2 साल के कोरोना के बाद जो व्यापार 45 दिन का हम दीपावली का 16,000 करोड़ का किया था, वैसे 12,000 13,000 करोड़ करते थे, लेकिन पिछली साल अप्रत्याशित व्यापार था। हमने सोचा इस बार हम व्यापार को अचीव कर लेंगे, लेकिन इस बार 8,000 करोड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कई रीजन है। वो रीजन कहाँ है कि बाहर रिटेल में इतनी ग्राहकी नहीं है, महंगाई का असर है, व्यापारी की क्रय शक्ति कम हुई है, उसके कई रीजन है। लेकिन सूरत वालों को जो भी तकलीफ है वो कपड़ा एक्ट को लेकर के है। हम चाहते हैं कि जीएसटी में कपड़ा एक्ट को लेकर के सरकार को अब सोचना बहुत ज़रूरी हो गया, कारण कि हम जिनसे व्यापार परचेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने जीएसटी नहीं भरा, जबकि सरकार बोलती है आप जीएसटी जिसके पास है उनसे आप मान लीजिए, हमने जीएसटी पे कर दिया, वो नहीं भरता है तो 6 महीने के बाद में ब्याज पेनल्टी के साथ हमें वो देनी पड़ती है। अभी टीसीएस का नियम है कि सप्लायर जिसको हम सप्लाई करते हैं उनको भरना होता है, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर अगर हो गया तो सप्लायर जिसको हम माल देते हैं वो बोलता है आप सप्लायर हो, आप हमारे बिल में जोड़े, आप ही भरिए। अगर हमारा कोई बिल रह गया तो ब्याज पेनल्टी के साथ में हमें वो टीसीएस भरना पड़ता है। तो कहने का मतलब टीडीएस भरो, टीसीएस भरो, जीएसटी भरो, पर्सनल रिटर्न भरो, तो व्यापारी उलझ के रह गया। जो छोटा व्यापारी जिसका व्यापार 3 करोड़ से नीचे है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अकाउंटेंट भी रखेगा तो नो सी के अकाउंटेंट रखेगा, वो गलती करेगा तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। कुल मिला के व्यापारी की दयनीय पोजीशन हो गई है। छोटा व्यापारी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी एक नया नियम कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से ये आपको ई बिल बनाना पड़ेगा जो सरकार अपने पोर्टल से देगी, तो उसमें और समस्या हो जाएगी। और इसके बाद में 1 अप्रैल से 2023 से 1 करोड़ पे लागू कर देगी, तो व्यापारी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो उसको सुधारना केवल 24 घंटे में, तो 24 घंटे कई बार मालूम नहीं पड़ता, फिर सुधार नहीं सकते, फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट से उसको सुधारो। तो कहने मतलब अकाउंटिंग इतना लेंथी हो रहा है कि उसको परमानेंट अकाउंटेंट को, सीए को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो इससे हट जाएगा। तो हमारी समस्या है वो व्यापार कपड़ा को रिलेटेड है, जो हम समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप सत्ता की बात करने जाओ तो व्यापारी हमेशा सत्ता के साथ रहता है। वो चाहता है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ सुकून है, जिस राज्य में रहते हैं उसमें सुकून होना चाहिए। वैसे हमें यहाँ कोई समस्या नहीं है। इसी मुद्दे पर आगे बात करूंगी। तो आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी व्यापारियों को लेकर दी थी, तो क्या लगता है अगर वो आते हैं तो उससे कोई असर होगा? सही कितने बदलाव आएंगे स्पेशली इन सूरत? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे गारंटी दी है कि बिजली का बिल है उसमें 300 यूनिट, तो वो यूनिट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो व्यापारी के ऊपर आएगा। अब रही बात, अगर केंद्र में उनकी सरकार नहीं है तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें केंद्र से अगर फायदा लेना है तो जो सरकार अभी स्टेबल सरकार है, सामने आदमी भी देखा जाता है, नो डाउट उनका काफ़ी सोशल मीडिया पे असर देखने को मिल रहा है कि यहाँ की अभी इलेक्शन के अंदर सरकार को भी समझ में आया है कि व्यापारी की जो समस्या है उस पर ध्यान दो, वो फोकस भी कर रहे हैं। अभी मोदी जी भी आए, उन्होंने मेगा क्लस्टर पावरलूम के लिए भी घोषणा की थी। इससे पहले हमारे नवसारी में टेक्सटाइल पार्क भी आ रहा है। तो कई चीज़ें हैं, उन घोषणाएं हो रही है और आने वाले समय पे शायद धरातल पे आएगा। लेकिन वो अभी भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि धरातल पे मतलब ग्राउंड लेवल पे आगे उनको एक सर्वे करना पड़ेगा कि छोटे व्यापारियों को क्या तकलीफ आ रही है और छोटा व्यापारी क्यों नहीं कर रहा। मैडम, मैं आपको बताऊं, 75,000 व्यापारी है सूरत के अंदर। पिछले साल 85,000 करोड़ का व्यापार हुआ पूरे सूरत का। इस बार हम सोच रहे थे 1 लाख करोड़ का हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 85,000 करोड़ को हम क्रॉस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब एक ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि छोटे व्यापारी को कैसे बचाया जाए। 75,000 व्यापारी बल्क में होते हैं, अगर वो कम होते हैं, जो स्वयंभू रोजगार देते हैं, इससे रोजगार पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारी समस्या है वो केंद्र से रिलेटेड है। अब केंद्र को समझना पड़ेगा। एक आपको दाखला देता हूँ, नवंबर में 2021 के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें 12% जीएसटी कर देते हैं कपड़े पे। तो हमारे यहाँ पे से थोड़ा विरोध होता है, हमें बाकायदा बुलाया जाता है। मैं खुद वित्त मंत्रालय के निर्मला सीतारमण जी के सामने हमने बात रखी और आज भी वो नोटिफिकेशन पोस्टपोन्डेड है, स्थगित है। हमारे 5% जीएसटी है, लेकिन वो निरस्त नहीं हुआ है। तो हम सरकार से चाहते हैं इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई ऐसी करे कि छोटा व्यापारी जिंदा रहे जो स्वयंभू व्यापार कर रहा है। सूरत में आज कोई भी बाहर से लेबर आती है, उसको नौकरी मिल जाती है, तो यहाँ की आबोहवा अच्छी है तभी नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसको अगर जिंदा रखना है तो कई चीज़ों पे सरकार को फोकस करना पड़ेगा। તો ચૂંટણી નજીક છે, એવામાં હવે આ વ્યાપારીઓની મુખ માંગ છે, જો નહીં સંતોષવામાં આવે તો શું લાગે છે આવનારા દિવસોમાં વ્યાપારી કોની સાથે? अभी ऐसा है जैसे केजरीवाल जी अभी पूरे गुजरात में आ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि केंद्र में वो है भी नहीं अभी भी, लेकिन वो डायरेक्टली छोटे छोटे व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं, जबकि वो केंद्र में है नहीं अभी भी।
मैं चाहता हूं जो केंद्र में सरकार है, आए दिन साल या 1.5 साल में कोई ना कोई बड़े पदाधिकारी लोग आते रहते हैं केंद्र से, लेकिन वो संवाद व्यापारियों से डायरेक्टली कभी नहीं करते कि छोटे व्यापारियों का आखिर दुख क्यों है, कि छोटे व्यापारी आखिर हर रोज दिन भर दिन क्यों पछता जा रहा है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है। बड़े लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिली जा रही है, लेकिन छोटे व्यापारी को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी केजरीवाल जी हर गुजरात में हर जगह गए, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, हर जगह उन्होंने डायरेक्टली व्यापारियों के साथ संवाद किया, छोटे व्यापारियों के साथ। मैं भी चाहता हूँ केंद्र को ये समझना चाहिए कि छोटे व्यापारी भी है, वो भी टैक्स चुकाते हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि छोटे व्यापारियों का पूरा व्यापार दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। આપ પણ વેપારી છો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની કામગીરી વિશે શું કહેશો? કેટલી ખુશી છે? કયા કયા કામ અત્યાર સુધી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યા જે 2017માં સપના બતાવવામાં આવ્યા હતા? શું સાચે હકીકતમાં પરિવર્તન થયા? देखिए मैडम, एक उर्दू का शेर है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी वो कम निकले। ख्वाहिश एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, और मानव मस्तिष्क की ख्वाहिश अनंत होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बोला कि भाई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, अगर मैं उनसे ही पूछूंगा कि क्या उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं किया है। जैसे कि हमारे इस सेक्टर को MSME के अंदर दर्जा दिया है, इजी लोन अवेलेबल करवाया है। मेरे पूर्व में चंपाला जी ने बोला था कि बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको लोन मिल जाता है, इजी लोन मिल जाता है। मैं अब बोलता हूं कि जो छोटा व्यापारी है उसको भी इजी लोन मिलने लग गया है। अगर वो चाहे तो अपने व्यापार को बड़ा कर सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं है कभी भी बड़ा करने के लिए। खुद के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, काबिलियत दर्शाने का टाइम अभी आ गया है। आदमी चाहे तो काबिलियत दर्शा सकता है। उसके बाद में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के जैसे टेक्सटाइल पार्क जो है घोषित किया गया है, चालू है कार्यक्रम। उसके बाद में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी यहाँ जल्दी ही यहाँ पे ला रहे हैं। मैन मेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स के ऊपर जितना यहाँ पे रिसर्च हो रहा है, अच्छे से अच्छा वहाँ पे चल रहा है काम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्यापार की, जैसे कि रंगनाथ जी ने बताया कि 85,000 करोड़ का पिछले साल व्यापार हुआ था, हम इस साल 1 लाख करोड़ का। तो मैडम उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि पिछले साल जो व्यापार हुआ था तो 1 साल तक शादियाँ वगैरह रुकी हुई थी। 2020 का कोरोना काल था, वो सीधा का सीधा फायदा 2021 को हुआ। उसके कारण व्यापार वहाँ बढ़ा। नो डाउट ज़्यादा बढ़ना चाहिए हमेशा, लेकिन इस बार थोड़ा कम रहा है। लेकिन आगे उम्मीदें हैं, आगे भी लगन का सीजन है, अच्छा व्यापार चलेगा और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। दूसरा बात है, व्यापार का ट्रेंड चेंज हुआ है। हम अगर उसी डर्रे से चलेंगे तो वो कभी भी हम सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक डिक्लाइन लेवल आता है। अभी ऑनलाइन का व्यापार ज़्यादा हो गया है। घर बैठे अगर मेरे को आटा भी मंगाना होता है तो मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ, ऐसा ट्रेंड चल गया है। तो हम बड़े घर तो वो नहीं कर रहे, जितने छोटे लोग हैं वो उस चीज़ के अंदर एक मार्केट पूरा यहाँ पे है जिसमें सिर्फ ऑनलाइन के व्यापारी बैठते हैं, अच्छे से अच्छा उनका काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका बड़ा बड़ा एकदम हब बना रखा है, जिन्होंने ऑनलाइन का काम करके उन्होंने अपना बड़ा विकास किया है। तो हम अगर ये क्षेत्र में अगर आगे तरक्की करनी है तो हमको बाजार के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब हम अगर चले नहीं और दोष सरकार का लगाएंगे अगर, तो वो अतिशयोक्ति होगी। तीसरी बात, जैसे कि रंगनाथ जी बोले कि यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता था, मैं बोलता हूँ बराबर है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। चलिए मेरे साथ सरौली के अंदर, वहाँ ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक कन्वर्ट सरौली हो गया है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, बराबर ना। तो अब सरकार का हर चीज़ से सरकार का हम दोष लगाएंगे अगर, तो अतिशयोक्ति होगी। वो सरकार जहां तक हो सकता है वो अच्छा कर रही है, आगे भी उम्मीदें हैं। अच्छा, हम जैसे कि उम्मीद लगाई गई सरकार से तो उन्होंने पूरा किया। अगले साल यही नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आया था, जैसा कि उन्होंने बताया कि 12% GST कर रहे थे, लेकिन हमारे आग्रह के ऊपर स्वयं गए थे वो, अच्छे से उनको सुना गया और 5% कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया। नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हुआ है, लेकिन जब तक लगता नहीं है तब तक वो मान्य नहीं होता है, निरस्त भी हो जाएगा आगे। उसी प्रकार जैसे E-इनवॉइस का आया है, अगर हम अपनी तकलीफ बताएंगे तो सरकार सुन रही है, अगर तो हम तकलीफ बनाएंगे सरकार सुनेगी। अगर हम बताएंगे नहीं, यहीं पे खाली करेंगे नहीं सरकार ऐसे कर रही सरकार, हाँ निश्चित है सरकार की आलोचना की जाती है, विपक्ष की कभी आलोचना नहीं की जाती। मैं अभी विपक्ष में बैठ के बोलूंगा अरे केजरीवाल क्या कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। मैं मोदी जी को भी बोल सकता हूँ कि क्या कर रहे हो आप, तो हाँ सत्ता है इसलिए सत्ता की ही आलोचना की जाती है। अच्छी बात है, सत्ता की आलोचना हो रही है, लेकिन हमको दोनों तरफ देख करके तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करके चलना चाहिए। एक तरफा करेंगे अगर। अब रही बात जनता की, तो जनता जनार्दन होती है, जनता जो है वो लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि है। और यही जनता जब अन्य पार्टी के यहाँ नेता आते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाड़े के लोग गए। मैं बोलता हूँ मैडम भाड़े के बिल्कुल नहीं होते, हमारे से ही कुछ होते हैं जो वहाँ पर मोदी जी का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सर्वमान्य नेता लगते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पीछे आज दुनिया पूरी पागल है।
उसके लिए यहाँ पर चुनाव के अंदर किसी भी व्यक्ति का असर नहीं होने वाला है। मैं एज ए कपड़ा व्यापारी अगर बोलूँ, चाहे मैं एक साधारण नागरिक होकर के बोलूँ, यहाँ पर जो अभी नारा दिया गया कि यहाँ चाल से खाली गुजरातनो राणो, એટલે यहाँ गुजरात का राणा ही चलने वाला है, ये मैं एक कपड़ा व्यापारी होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते ये बोल सकता हूँ। ગુજરાતનો રાણો ચાલશે એમને તો કહી દીધું છે, આપને શું લાગે છે કોણ ચાલશે? સરકારની કામગીરીથી આપ કેટલા ખુશ? नमस्कार, मेरा नाम संजीव यादव है। जैसे कि जो हमारे ललित भाई जी ने बोला, रंगनाथ भाई ने बोला, चंपालाल जी ने बोला, सबने अपना अपना बात रखी है अच्छे से। हम हमारा व्यू रखते हैं। एक छोटा व्यापारी हूँ मैं। व्यापारी होने के नाते जैसे कि साहब ने बोला कि 1 करोड़ की बिलिंग पे बारकोड चालू हुआ, 5 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, ये तो सब कुछ ठीक है। लेकिन सरकार जो अपने फैसले लेती है ना, वो पेपर पे उसको फैसला लेने में 2 ही मिनट लगता है, लेकिन वो आम जनता के लिए कभी ये नहीं सोचते कि आखिर इसको परेशानी क्या होगी। और आज कोई छोटा व्यापारी है, उसका 5 लाख मारा जाता है, 10 लाख मारा जाता है। यहाँ पे सूरत में 10-10 करोड़ रुपए भी मारे गए, 20-20 करोड़ भी मारे गए, 100-100 करोड़ भी मारे गए। आपको ये खबर किसी को, मैं सारे व्यापारी भाइयों की तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। मैं अभी जैसे सर ने बोला कि जो विरोध होता है सरकार का होता है, मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ क्योंकि सरकार हमने बनाई भी है। तो आज तक किसी की रिकवरी नहीं हुई। किसी भाई ने अगर सुना हो कि किसी व्यापारी का माल खोया हुआ है और उसका माल उसको वापस मिला हो, जबकि ऐसा नहीं कि माल पकड़ा नहीं गया हो। जैसे भाई साहब ने FIR लिखाई, माल वहाँ पे है, लेकिन उसको वो माल नहीं मिला। आज तक ये सबसे बड़ी मार। जैसे कि हम टैक्स भरने को तैयार हैं, सारा व्यापारी अब तो ईमानदारी से टैक्स भरता है, कोई चोरी नहीं करता है। ये व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो व्यापारी अब चोरी नहीं कर रहा, क्योंकि पहले इनको लगता था व्यापारी सबसे बड़ा चोर है, तो GST लगाई, 5% भी लगाई और 12% भी लगाई। व्यापारी ने इनका हृदय से स्वागत किया। लेकिन अब व्यापारी की रकम की सेफ्टी कौन लेगा? अगर व्यापारी की रकम फंस जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन? अगर सरेआम चोर को पकड़ लेते कि इस बंदे ने मेरा माल चोरी किया है, उसके बाद भी अगर माल नहीं मिलता है, और यहाँ पे कुछ दलाल ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पुलिस की दलाली करते हैं, बोलते मेरे को मैं 2 लाख दो तो FIR लिखा दूंगा, 5 लाख दो तो FIR लिखा दूंगा। इसकी चिंता पे सबसे बड़ी विशेष चिंता है। तो बड़ा व्यापारी तो उसके पास पावर है। आज 75,000, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे 75,000 दुकानें हैं, ये बात तो सही, लेकिन जो टॉप 5 में चल रही ना वो 500 दुकानें हैं। बाकी 74,500 दुकानदारों को मरना ही पड़ेगा। क्यों? कि उनको ऊपर से सहारा नहीं मिलता है और उनको नीचे से भी सहारा नहीं मिलता। अगर उनकी पुलिस कुछ उनका माल मतलब चोर उनका माल उठा ले जाते हैं ना, तो बड़े व्यापारी के पास तो पावर है, मंगवा लेते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी का कुछ नहीं होता है। हमारा यही विषय है कि छोटे व्यापारी के लिए जो भी माननीय वित्त मंत्री जी इस नियम को लागू करते हैं, तो धरातल पे कुछ अपने बंदे भेज के इसका सर्वे करवाएं कि सच में व्यापारी खुश है, या कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं हाँ मोदी मोदी मोदी। वो खुश नहीं है, वो खुशी नहीं है। मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी रहेगा ना तो प्रधानमंत्री भी रहेंगे। अगर सड़क सूनी है ना तो संसद बेकार है, मेरा यही कहना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो लेकिन इस बार दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वहीं कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में है। कुछ आशा अपेक्षा आपकी उन पार्टी से है? इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप भी काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, ए टीम और बी टीम है, ये उनके लिए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, 8 साल पहले उसने जन्म लिया है और एक आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, निष्पक्ष पार्टी है। अभी देखिए सब सामने आ जाएगा। जितने डरे हुए हैं ये लोग, इतने हमले करवा रहे हैं, गुंडे भेज के जो भी करवा रहे हैं, इनको सब इनके लिए छूट है। लेकिन इस बार एक छोटा छोटा आदमी, आम आदमी, छोटा छोटा व्यापारी जिस तरीके से जो हमारे विश्वास में आ रहा, हमारे साथ आ रहा, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा गुजरात में। और जो हम नहीं कहते हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, उनको भी ये पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। बस वो अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, जहाँ उनको प्रेशर होता है कि मोदी मोदी बोलना है तो वो मोदी मोदी बोलते हैं, लेकिन वोट वो भी आम आदमी पार्टी को देते हैं। ये मेरा बात है। શું નામ છે આપનું? મારું નામ મહેન્દ્રસિંહ રાજપુરોહિત છે। સાથે આપ સંકળાયેલા છો શું કાપડ માર્કેટ? શું લાગે છે આ વખતે માહોલ? દિવાળી જેવું લાગે છે કે નથી લાગતું? હવે આમાં બેન કેવું છે, કાપડનું કામ સંભાવનાઓનું કામ છે। આ મેક ટુ ઓર્ડરનું નથી કે હું ઓર્ડર લઈને પછી એ ડિઝાઇનો બતાવીને બનાવું। એટલે આપણા મનથી આપણી કલ્પનાથી ડિઝાઇનો બનાવવાની પછી માર્કેટમાં આપણે મૂકવાની। 1000 રૂપિયાનો સૂટ 1200માં વેચાય ને ફેલ થઈ જાય તો 1000 રૂપિયાનો સૂટ 300માં વેચાય, બરાબર? એટલે સરકાર તો આની GST લઈને બીજી ફરી થઈ જાય, પણ જે સરકારને જે લેવાની પદ્ધતિ છે ને, આને સામે દેવાની પદ્ધતિ નથી।
આમાં માણસ અઠવાઈ જાય. અલગ અલગ કાયદાની કલમ બીજી. આમાં કેવું છે કે કાપડ રિસાયકલ નથી, બધી પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ છે, સ્ટીલ રિસાયકલ, લોખંડ. કાપડ જે બની ગયું આ વેચવાનું, આને સિવાયનો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે ગમે તે કરવે, કટપીસમાં વેચવાનું કે ભલે મફતમાં વેચવાનું કે સેલ લગાડીને વેચવાનું, આ વેચવું પડે. બરાબર છે ને? તો જ્યારે લૂંટાઈને વેચે, 1000 રૂપિયાનો સૂટ 300 વેચા તો પણ આ જ પ્રક્રિયાથી આપણે નીકળવું પડે. એટલે મારી સરકારને વિનંતી છે કે એ જે મોટા મોટા સત્તાધીશો છે, જે મોટા ઉદ્યોગકારો છે, આને કશું વાંધો નથી, સરકારથી ફાયદો લઈ લઈએ, પ્રશાસનને ફોન કરે એટલે આનું કામ બધું થઈ જાય. પણ નાના નાના વેપારીઓને કેને ફોન કરે? આનો કોઈ સોર્સેસ નથી. એટલે આની સાંભળવા માટે તમે કોઈ એવી કોઈ એજન્સી તૈયાર કરો. હવે ખુલીને કોઈ સરકારને ખિલાફ કોઈ બોલે, ઇનડાયરેક્ટ કોઈ ન બોલવાનું. એટલે હું તમને કહું, નાનો પાનનો ગલ્લાવાળો કોઈ બોલે ને કે આ એવું એવું થઈ ગયું એટલે એસએમસી વાળો આવી જાય, આ પાનનું પૂછકું કેમ પડ્યું છે, 500ની પાવતી ફાડીને આપતો જાય, એટલે આ ચૂપ થઈ જાય, સરકારને ખિલાફ ન બોલે. બીજું, માર્કેટોમાં, દરેક માર્કેટોમાં જેટલી કેન્ટીનની જગ્યા, બાથરૂમની જગ્યાથી ત્યાં કેન્ટીન બનાવી દીધા, કેન્ટીનની જગ્યાથી ત્યાં દુકાનો બનાવી, દરેક માર્કેટો ફોલ્ડમાં છે. બરાબર છે ને? એટલે એસએમસીનું આમાં કંઈ કે ચવાકડું ચાલે. પગલાં લેતું જ નથી. શું નહીં, એ જે બોલે ને એ નથી બોલવાના. અમે જો આવ્યું છે આમ જાય, જે માર્કેટથી કોઈ વેપારી બોલે, આમ માર્કેટના વેપારી જઈને પેલો જીએસટી આપણે એસએમસી વાળો, વેરા બિલ વાળો, બીજો ગમે તે જઈને બોલે, એમ ખાલી આંખ બતાવે ને ખાલી તમારે કેટલા માણસો નોકરી કરે એટલે મારવાડી માણસ ગભરાઈ જાય. બરાબર છે ને? અંદર કોઈ છોકરો ઘરથી આવેલો બેઠો હોય, મળવા માટે આવેલો હોય કે બીજા કોઈ કામ માટે આવેલો, નાના લબરમૂચીઓ છે, પેલો લેબર ને તમે લેબર તરીકે કામ કરાવો, ના બાલિંગ છે, એટલે પાવતી ફાડીને જતો રહે. પછી 7 દિવસમાં આનો જવાબ આપો, ત્યાં ઓફિસે જાઓ, એટલે એટલા ધક્કા ખવડાવે કે સામે વાળો થાકી જાય કે બાપ તમે કહો ત્યાં હું તમને મત આપું, મને આ છુટકારો ત્યાંથી મેળવો. એટલે બધા ગભરાયેલા છે એકદમ. તમે સામે બેસીને સ્વતંત્ર તમે ડિબેટ કરાવો, જેમ અરવિંદ કેજરીવાલ ડિબેટ કરાવે છે કપડા માર્કેટના વેપારીઓની, તમે કેમ નથી કરાવતા? કરાવવું જોઈએ ને. ખુલ્લા મંચ ઉપર બેસીને બધો દરેકનો જવાબ આપવો જોઈએ. તમારે શું સમસ્યા છે? કોઈનું કોઈ નથી કરવાનું. હું તમને ચોક્કસ કહું, જો મારી વાત થોડો, જીએસટી આંદોલન થયો, જીએસટી આંદોલન છેવાડે હતો એકદમ કે ભાઈ હવે આનું કોઈ કે સરકારને ઉકેલ લાવવું પડશે. બરાબર છે? એટલે એક પૂરી ગેંગ એવી છે, આ હુટિંગની ગેંગ તૈયાર કરેલી છે. આને કશું કઈ લેવો દેવો નથી, કપડા માર્કેટથી કઈ લેવો દેવો નથી. આને એવું છે જ્યાં કોઈ જાય તો મોદી મોદી આ ખાલી હુટિંગ કરાવવાનું. આને ખરેખર તમે દરેકના ચહેરા તમે જો ને તો તમને મળી જાય. એરપોર્ટ ઉપર કોઈ નેતા આવતો હોય તો મોદી મોદી, રેલવે ઉપર આવતો હોય તો મોદી મોદી, કોઈ આંદોલન થાય ત્યાં જાય તો શરીરને તેલ બીજું લગાડીને જાય કે ફીસલીને ભાગી જાય, મોદી મોદી. આ કરવાથી નથી. તમે સ્વતંત્ર છો, તમે સ્વતંત્ર સ્પર્ધામાં આવો. બરાબર? મોદી મોદી કરવાથી કશું નથી. હું પણ કહું મોદી મોદી મોદી, મારું પેટ ભરવાનું નથી, મારે તો વેપારી જ કરવો પડશે. હું ચેલેન્જ કહું, આજ જે માણસ કોઈ લેબર કામ કરે છે, આની નોકરી છૂટી જાય તો કોઈમાં તાકાત નથી કે આને નોકરી લગાડે. એવી બેરોજગારી છે, પણ કોઈ નથી બોલે. ભયંકર પ્રશાસનનો પેલો, જો હું તમને કહું, કોઈ મોટા નેતો આવતો હોય ને બીજા પક્ષનો, ભાજપનો છોડો, બરાબર છે ને, આનો સન્માન તકાતક નહીં કરી શકતા. આ વેપારીઓને ધમકાવી દઈએ. આ વેપારીઓને હું કહું, જે કોઈ નેતા આવતો હોય ને, અમુક હું તમને કીધું મારે પાસે આવો, હું તમને કહું આના મોબાઈલ ટ્રેસ કરો, ક્યાં ક્યાં આના છેડા જોડાયેલા છે, બધું મળી જાય. એવી રાજનીતિ નથી થતી. લોકતંત્ર છે, લોકતંત્રમાં સ્વચ્છ રાજનીતિ આપણે કરવી જોઈએ. જે આપણે ઘરે આવી ગયો આપણો મહેમાન, આપણે ઘરે, તો એટલે ત્યાં જીએસટી આંદોલન ચાલતો હતો. રાજસ્થાનના વરિષ્ઠ નેતા અશોકજી ગેહલોત તે ટાઈમે અહીંયા આવ્યો અને મોદી મોદી આ કરવાની શું જરૂર હતી? તમે કોઈ કેવું તાને ચેમ્બરમાં જઈને મળી આવો. બીજી જગ્યા રીતસર ગેંગ તૈયાર કરેલી છે કે આ બોલવાનું, એટલે તમને કહેતો બીક લાગે. અચ્છા, બીજું હું તમને કહું, મારી વાત હો, કે ગમે તે પક્ષ આવે, દરેકને ખબર છે કે ભાજપ જીતવાનો છે. કે બધા ભાજપ જીતવાનો છે? ઓપિનિયન પોલ કે 2 સીટો આવવાની છે, કોઈ કે નથી આવવાની, બધું. જબ તમને ખબર છે કે ભાજપ જીતવાની છે, આમ આદમીની 2 સીટો આવવાની છે, બીજું કશું આવવાનું નથી, તો દિલ્હીથી કેમ રેલો આવે? એક શમશાનનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે બેન પ્રધાનમંત્રી આવે, આ બહુ લાજની વાત છે. પ્રધાનમંત્રી અમારા પ્રધાનમંત્રી છે, પ્રચાર મંત્રી નથી. એટલે પ્રધાનમંત્રીનો પદ જળવાય રહે. હું પોતે પ્રધાનમંત્રી શ્રીને મળી આવ્યો, બરાબર, મોમેન્ટો આપીને આવ્યો. હું આજે સન્માન કરું છું કે દેશના વડાપ્રધાન છે ને લોકનાયક છે. હું તમને કહું પણ લોકનાયકની ઇજ્જત કોણ જળવાશે? એ મોદી મોદી હુટિંગ કરવા વાળા નથી જળવાના. મોટું દિલ રાખવાથી કરવાનો. બરાબર છે ને? એટલે તમે સમજો, વેપારીઓની વાત સાંભળો. નાના જે વેપારીઓ પીડાઈ રહ્યા છે એ કાગજી કાર્યવાહી નથી કરી શકતા. ઘેરણા વેચીને, ઘરના ઘેરણા વેચીને લાવીને ધંધો કરે છે ને લબરબચા ઉઠાઈ ગયો અને પૈસા લઈ જાય ને પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ સાંભળતું નથી. કેમેરા સામે હું તમને કહું છું મારી વાતો,
ત્યાં બધી સેટિંગો થાય. સામેવાળાને મને બોલાવશે તમે શું આપશો, બીજાને બોલાવશે તમે શું આપશો, આને કીધું કહો એમ આપશું, એટલે મારી 4 રિપીટ અરજી. હવે કંઈ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે પ્રશાસન થોડું સ્ટિક થયું છે તો ધન્યવાદ છે. થોડા દિવસમાં ખબર પડી જાય નવી નવી પાલ કેટલા કે કાપેલા પડ્યા છે તમે ગણી લો. એટલે અત્યાર સુધી કંઈ ધરાતો પણ દેખાતું નથી. પણ તમે જઈને હું તમને વિનંતી કરું, રિક્વેસ્ટ, પૂરા રોડો ખાલી છે, કોઈ કે સારોલીમાં ભરેલા છે કે બરાબર છે ને દરેક જગ્યા, ત્યાં જઈને વેપારીને પૂછો, ખાલી વેપારી તમે મત કોને આપશો આ પૂછવાની જરૂર નથી. આ તો ગમે તે કોઈ નો આવે ઉપરથી ભગવાન ટપકે ને તો પણ દેખે કેમ કે કોને મત આપશો, એટલે આ થોડું એમ એમ જોવે બરાબર છે ને, આ કઈ ઉભો તો નથી બેન તકલીફમાં જ છું એવું કે છે. પણ સામે હોય તો કોઈ નો કે ને એ ગુંડાગીરી એટલી છે ને કે તમે કોઈ ખાલી જાહેરમાં કોઈ થોડી વાત કરો ને બીજાને ધમકાવવા માટે આવી જાય ને. હું આનો પ્રત્યક્ષ છું ને, તમે કહો હું તમને આંકડા આપી દઈશું બરાબર છે. એટલે સ્વચ્છ રાજનીતિને અમે પક્ષધર છે. આવો સામે ડિબેટ કરો, વેપારીઓની સમસ્યા સાંભળો, જેની જે સમસ્યા લોકતંત્ર છે, લોકતંત્રમાં તો આંગળી છે, તમે અંદર જઈને તમારે ગમે ત્યાં તમારે જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં દબાવજો, પણ આને પહેલા તો તમે ભયનો વાતાવરણ ન બનાવો. અને વેપારી સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપની શું આશા અપેક્ષા, શું લાગી રહ્યું છે? હવે જો મારું એવું કહું છે, જ્યારે 2017માં જે જીએસટીનો કાયદો લાવ્યો બરાબર, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે આપણો ધંધો ખૂબ વધશે, ખૂબ જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જીએસટીથી ખૂબ ફાયદો થશે, તમારું પેમેન્ટ સેફ છે, બધી રીતે થાય. પણ એનું ઉલટું શું થઈ ગયું કે 50%માં સેલ થઈ ગયો બરાબર. હું એક નાનો વેપારી છું બરાબર, મારે હવે જીએસટીમાં જે પહેલાં 2 કરોડનો સેલ તો 1 કરોડનો સેલ થઈ ગયો બરાબર. હવે 1 કરોડના સેલમાં એક તો મારે એકાઉન્ટ રાખવાનો, એક સીએ રાખવાનો, જે મારી સાલની ઇન્કમ જે 5 લાખ હતી એ અત્યારે 2 લાખની થઈ ગઈ. અને મેઇન વસ્તુ એ છે પેમેન્ટ સેફ નથી. પેમેન્ટ સેફ નથી, પેમેન્ટ માટે સરકાર શું કરશે? પેમેન્ટ માટે સરકાર શું કરશે? કોઈ પણ સરકાર, હવે હું અરજી કરું પોલીસ સ્ટેશનમાં તો સામેવાળો જે મારો વિરોધી છે એ પોલીસ સ્ટેશનમાં 5000 રૂપિયા આપે અને એનું કામ કરી નાખે. પણ મારું એક જ એવું કહેવું છે, જે અરવિંદ કેજરીવાલજી અત્યારે જે ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે, જે નાના નાના વેપારીઓ સાથે ડિબેટ કરી રહ્યા છે બરાબર, કે એવી રાજકીય કોઈ પક્ષ નથી કે આપણો કોઈ એવો નેતા આવે ને કોઈ નાના નાના વેપારીને સાંભળે. હું તો એક જ કહું કે આ વખતે અરવિંદ કેજરીવાલને મોકો આપવો જોઈએ. ગુજરાતમાં અરવિંદ કેજરીવાલ આવશે તો જ વેપારીઓનું સમાધાન થશે, એટલું મને ખબર પડે છે. આપની શું આશા અપેક્ષા, કેમ કે અમને તો કહી દીધું એમને આશા અપેક્ષા અરવિંદ કેજરીવાલથી નજર આવી રહી છે. આપને શું લાગી રહ્યું છે, કઈ સમસ્યાનો સામનો આપ કરી રહ્યા છો કે પછી ખુશ છો? હું ગણેશ જૈન, સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટનો એક વેપારી છું. આમ તો હું આમ આદમી પાર્ટીના ટ્રેડ વિંગનો પ્રેસિડેન્ટ છું સુરત. સુરતની જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ તમે જુઓ છો, જ્યારથી નોટબંધી લાગી, નોટબંધી પછી જીએસટી, કોરોના, આજે આ 4 વર્ષમાં સુરતની હાલત એટલી ખરાબ થઈ છે કે એની ઉપર પ્રશાસનિક લેવલથી કોઈનું ધ્યાન નથી. ફક્ત એને આંકડા જોઈએ છે, જીએસટીના કેટલા આંકડા આવ્યા. અરે પણ તમે વેપારીનો એની પરિસ્થિતિ તો જુઓ. એટલે એનાથી ફાયદો છે જ નહીં એવું આપ કહી રહ્યા છો? એનાથી કોઈ ફાયદો જ નથી. લોકો પાસે આજે રોજગાર નથી. તમે એક વિચાર કરો, 4 વર્ષમાં પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ સુરતમાં 50% થઈ ગઈ. ટેક્સટાઇલની હાલત એવી છે કે 50% થઈ ગઈ. બિઝનેસ 50% લેવલ ઉપર છે. ખાલી મોટો થઈ જાય છે. વચલો જે મિડલ ક્લાસ છે, 95% મિડલ ક્લાસ વેપારી છે, એને પોતાની રોજગારી ચલાવવા માટે આજે દિવસ રાત એક કરવી પડે છે. એની દુકાને ચાર કર્મચારી હતા, એના ઉપરથી એક પર પહોંચી ગયો છે. એનું કારણ શું? કારણ કે એનું પોતાનું ભરણ પોષણ થઈ નહીં શકે છે તો એ ક્યાંથી કરે બીજાનું? આમાં મને એક સવાલ એ પણ થાય છે કે નેતાઓ એમાં એવું કહી રહ્યા છે કે જીએસટીથી ફાયદો થયો છે વ્યાપારીઓને, કે ભ્રષ્ટાચાર જે છે એ ઓછું થયું છે, બ્લેક મની જે અત્યાર સુધી ચાલતા હતા એ હવે બંધ થઈ ચૂક્યા છે. કેટલી હકીકત છે આમાં? આજે તમે બ્લેક મની કોને કહો? માણસને 2 ટાઈમ જમવા માટે પૈસા જોતા હતા, એના માણસોને રોજગાર આપવો હોય, એના પરિવારનું બધું ભરણ પોષણ કરવું હોય, એ થાય ત્યારે થાય ને. આ તમે કહો આજે લોકો પોતાના ઘરના વ્યવહાર ભૂલી ગયા છે કે જીએસટી ભરવા માટે એને રાત દિવસનો ટેન્શન હોય કે જીએસટી તારીખ આવે ને તો ઘરની બૈરીને ભૂલી જાય. એવી પરિસ્થિતિ છે. દરેક રીતે જીએસટી નથી, એ વસૂલી છે. જો લેટ થઈ જાય તો એનો ઇન્ટરેસ્ટ છે. હું માલ વેચું, હું જીએસટી ભરું, પણ મારું પેમેન્ટ નહીં આવે, એની જીએસટી મારે ભરવાની. આ કયો રૂલ્સ? તમે એક રીતે વન નેશન વન ટેક્સની વાત કરો છો તો આની ઉપર કેટલા ટેક્સ છે તમે જુઓ તો ખરા. સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે પ્રોપલ્શન ટેક્સનો. શાના માટે? તમે જો વન નેશન વન ટેક્સની વાત કરો છો જીએસટીની અંદર, તો પ્રોપલ્શન ટેક્સ હટાવી દો ને પહેલા. એનો શું મિનિંગ છે તમારે? દરેક લેવલ ઉપર વેપારી ટેક્સ ભરે છે.
એના પછી 300 ગુણા અહીંયા પ્રોપર્ટી ટેક્સ વધેલો છે. એમાંથી તમે રાહત કરો ને લોકોને. આજે જે ભાડા હતા 50,000ના ભાડા 20,000 ઉપર પહોંચી ગયા છે, 15,000 ઉપર પહોંચી ગયા છે. અમુક માર્કેટમાં તો મેન્ટેનન્સ માટે દુકાન આપવી પડે છે. આ પરિસ્થિતિ તમે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જાઓ તો ખ્યાલ આવે તમને. આજે તમે અમારી સુધી પહોંચ્યા છો, તમને આ રિપોર્ટ મળે છે ને. તો આજે આ દિવાળી દેખાય છે તમને સુરતમાં? તમે માર્કેટમાં રાઉન્ડ મારી લો, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે દિવાળી કોને કહેવાય. લોકો એ આશાથી માલ મોકલે છે કે માલ જશે, વેચાશે તો પૈસા આવશે, પણ એનું પેમેન્ટ 250 દિવસો પણ નથી આવતું. તો એ ક્યાંથી પૈસા લાવે? તમે વેપારીની વ્યથા સાંભળનાર કોઈ નથી ના. હવે એક આશા અરવિંદ કેજરીવાલના રૂપે એક આશા જન્મી છે કે એ જે કહે છે કરે છે ને, એના માટે જ આ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ છે. પૂરો ગુજરાત અત્યારે અરવિંદજી ઉપર એક આશાથી રાહ જોએ છે કે આ વ્યક્તિ એક નવી રાજનીતિની શરૂઆત કરે છે. જે રાજનીતિ કહી કે તમને સારો રોજગાર મળવો જોઈએ, તમને સારું શિક્ષણ મળવું જોઈએ, તમને સારી હોસ્પિટલ મળવી જોઈએ, તમારા પરિવારનું સારું ભરણ પોષણ થવું જોઈએ, એ રાજનીતિ છે. આ રાજનીતિ નહીં ખાલી લોલીપોપ. તમે આજ સુધી ખાલી લોકોને ખુશ જ કીધા છે. લોકો અહીંયા વેપારી તમારે મોઢે પણ કહેશે બહુ સારું છે, બહુ સારું છે. સારું શું છે? તમે 95% વેપારીને જઈને પૂછો, એ કહેશે કે અમારી કેવી પરિસ્થિતિ છે કે અમારા પોતાના પૈસાના અમારે વ્યાજનું રિટર્ન નથી મળતું, અમારા પોતાની પ્રોપર્ટીનું અમને રિટર્ન નથી મળતું. તો એ કયો બિઝનેસ? 4 વર્ષમાં ટેક્સટાઇલમાં નવી ઓપનિંગો નથી થતી. તમે ટાર્ગેટની વાત કરો તો આ ટાર્ગેટ કોને કહેવાય? તમે એને પૂછો તો ખરા એ વેપારીઓને જઈને. આજે સુરતની રોનક હતી, આટલા વર્ષે પહેલાં રોનક હતી, આજે સુરત ટેક્સટાઇલ નહીં ચાલવાથી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી ડમ છે. તમે પ્રોપર્ટીમાં ચાલે જાઓ, રિયલ એસ્ટેટમાં જાઓ, રિયલ એસ્ટેટમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે. તો એના માટે તમારે નિર્ણય લેવો પડે. ખાલી ઉપરથી ઓફિસર આવે, અહીંયા 5 મોટા વેપારીથી રિપોર્ટ લે, રિપોર્ટ પેશ કરે એટલે ખતમ. એનું કારણ છે કે અહીંયા તમારું કોઈ નેતૃત્વ નથી, કોઈ પ્રતિનિધિત્વ નથી જે નિષ્પક્ષ બોલી શકે, જે વેપારીની વાત કરી શકે. એના માટે આ તમારા માધ્યમથી અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે હવે વિચાર કરીએ. આ 27 વર્ષના શાસનને તમે અહીંથી ઘરે મોકલી દો ને એક એવું શાસન લાવીએ જે લોકોની વ્યથાને સાંભળે, લોકોના કામ કરે ને લોકોના દિલ ઉપર રાજ કરે. એના માટે હવે એક જ વિકલ્પ છે, અરવિંદજીને એક મોકો કેજરીવાલજીને આપવો જોઈએ. આજ એક બધાની આશા તો એમને કહી દીધું છે. આપને કોના પાસેથી આશા અપેક્ષા સેવીને બેઠા છો? શું છે? रामकिशोर बुल्ली भाई से टेड विंगना जॉइंट सेक्रेटरी है। पिछले कई दिन से हम मार्केट में घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यापारियों का रिस्पांस मिल रहा है। मैंने कम से कम 30 से 40 मार्केट डोर टू डोर किया कैंपेन, तो उसमें व्यापारियों को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दुखी है आज जो छोटे व्यापारी है, जो कल परसों क्या होता था, जो 5 से लेकर 10 लाख का जो व्यापार करता था ना, वो आदमी कैसे ही कर लेता था। अभी जो व्यापार जो 5-10 लाख रुपए बेचारा गांव से लाया, कोई ज़मीन रख के कैसे करके लाया, अपना काम चला रहा है, वो व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया। जो 50 लाख से ऊपर व्यापार कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत चल रहा है, जिसके नीचे है वो तो एकदम माइनस हो गया। पिछले 4 महीनों से ऐसी हालत है, लोगों के स्कूल की फीस नहीं भरी जाती है, बच्चों को बैठाते नहीं है यहाँ पे एग्जाम पे, ये हालत हो रखी है। आप बैठोगे फिर आपको देंगे, तो बहुत ही यहाँ पे ख़राब हालत है इस मार्केट की। मैं समझ लो पाकिस्तान मार्केट में, ये इसको पाकिस्तान बोलते हैं, जो वो साइड का मार्केट है, बहुत हालत ख़राब है। आप उस जाओगे डोर टू डोर तो आपको पता चलेगा। 4 महीने से लोगों के पास स्कूल की फीसें नहीं है, लाइट बिल भरने का पैसा नहीं, बहुत हालत ख़राब है। तो हमने राघव चड्डा जी को मिलेनियम मार्केट में बुलाने के लिए बोला था। मिलेनियम मार्केट में हमने कम से कम 100 से 200 दुकान से व्यापारियों से मिले थे, और उन्होंने हाँ ही बोला, भाई कैसे ही मजबूती करके आप लोग कुछ हमारा करो। लेकिन भाजपा के गुंडे हैं ना, 100 से 200 वहाँ मिलेनियम मार्केट के, हमने 5 बजे का टाइम दिया था, उन्होंने 2 बजे आके बैठ गए। वहाँ के कॉरपोरेटर भाजपा के आके बैठ गए और हमारे राघव जी चड्डा जी को आके रोका है। और ऐसी है मार्केट में डरे हुए हैं, तो ऐसे डरने से अगर व्यापारियों को भला नहीं होगा, और आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। आपको अगर लड़ना है सही लड़ो, हम सच के साथ है, हमारा व्यापार चलना चाहिए। एकदम व्यापार जीरो हो गया, आगे व्यापार ऐसे ही चलना चाहिए। जैसे हमारा कई 7-8 साल पहले बहुत बढ़िया व्यापार था, 5 लाख वाला 50 लाख कमा लेता था, लेकिन 5 लाख वाला जीरो, बेचारा ज़मीन बेचनी पड़ती है, ये पोजीशन है अभी। तो मैं यही कहता हूँ, अब की बार एक मौको केजरीवाल। નાના
નાના વેપારીઓ પરેશાન નજર આવી રહ્યા છે. જેટલા પણ લોકો સાથે વાત કરી તો મોટા ભાગે આવું જ રિએક્શન અત્યાર સુધી મને જાણવા મળ્યું છે કે નાના વેપારીઓ ખૂબ પરેશાન થઈ રહ્યા છે ને વધારે મોટા થઈ રહ્યા છે. કેટલું સત્ય લાગી રહ્યું? देखो, मैंने आपको स्पष्ट पहले मेरे वाक्य में बोला था कि छोटा व्यापारी 65% यहाँ पे 65,000 व्यापारी और 25 लाख की पॉपुलेशन में अब 65% आदमी छोटा व्यापारी है और वो बाहर होता जा रहा है. ये तो आपने जीएसटी से संबंधित सवाल पूछ लिया था, मैंने मेरा वक्तव्य रखा था. अब गुजरात सरकार के सवालों का जवाब थोड़ा मुझे देना पड़ेगा. हमारे सूरत की हालत ये है और अहमदाबाद गुजरात पूरे की हालत यहाँ है कि जो एमएलए ने समझ में नहीं आया वहाँ पे आसान धारा का कानून लगा रखा है. आसान धारे का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से दुकान किराए पे लेता है तो उसको, चाहे हिंदू या मुस्लिम की थी पहले, अब हिंदू से भी अगर दुकान भाड़े पे लेता है तो उन थानों के अंदर आसान धारा लगा रखा है. आसान धारे के अंदर पहले दुकान अगर हम भाड़ा करार कराते थे मात्र 300 रुपये में दुकानदार को दुकान भाड़े पे करार करके मिल जाती थी. आज उन्होंने इस प्रोसेस पे आसान धारा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे आसान धारे का मतलब नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, परंतु आसान धारे की वजह से पहले उस दुकानदार को किसी को अगर दुकान भाड़े लेनी है तो कलेक्टर ऑफिस में अर्जी करनी पड़ेगी. कलेक्टर ऑफिस पुलिस थाने को वहाँ पे भेजेगा कि इसकी जाँच करिए, उसमें 1 महीना जाता है. यानी जो व्यापार शुरू करना चाहता है वो पहले तो 1 महीना तक आसान धारे के चक्कर में अपना करार करने में लगा देता है, तो उसका 1 महीने का भाड़ा 25 से 50 हजार रुपया तो भाड़ा भरना पड़ता है. पीछे लगाने का वजह क्या थी? किस लिए वजह ये थी कि कुछ इलाकों के अंदर हिंदू मुस्लिम पब्लिक होगी, परंतु कॉमर्शियल एक्टिविटी में हमने पिछले कई सालों से हम ये डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई हर आदमी का बिजनेस एक दूसरे से है और इस विस्तार पूरे अगर 65,000 कपड़ा व्यापारियों में मैं मानूं तो 1,000 भी ऐसे लोग नहीं है हिंदू से बिजनेस कर रहा है. हिंदू से हिंदू की दुकान लेना है तो भी आपका आसान धारा, यानी 50 से 60 हजार रुपये का उस पर बर्डन डाला गया. बराबर यही वोट जब भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक है उसकी बात को सुनने का भी इनके पास टाइम नहीं है. तो आप अंदाज लगा सकते हो कि व्यापारी किस तरीके से मारा जा रहा है. आप पूरी बेगमबाड़ी में चले जाओ, लिम्बायत के थाने में चले जाओ, महेंद्रपुरा के थाने में चले जाओ, आप पुनः पाटिया के थाने में जाओ, जितने मार्केट हमारे आते हैं उन सब में व्यापारी परेशान है. एक आसान धारा से अपना करार करने के लिए 1 महीना वेट करता है, यानी उसको धंधा करने के लिए भी 1 महीने तक का, जो आदमी 300 रुपये में काम करे उसे 25 से 50 हजार रुपये का खर्च उसके दुकान पर लग गया, पर इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है. हमने कई बार इसको रजुआतें की परंतु इसमें किसी तरीके का ध्यान नहीं है. दूसरा मैटर, एक दुकान में 65,000 दुकानों में किसी में पानी का कनेक्शन नहीं है, किसी में पानी का कनेक्शन नहीं है. पिछले 27 साल से वो पानी का बिल भरता आ रहा है, पानी का कनेक्शन नहीं और पानी का बिल भरता जा रहा है. अब आप सुनिए, इस आवाज को भी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है. आपने आगे कई रजुआतें हुई है, हजारों लेटर है हमारे, हजारों लेटर है, हजारों. क्या बोल रहे हैं? क्यों ऐसा हो बोलने रहा का कुछ नहीं है. ये लेटर जो भी इनके अगेंस्ट का कोई भी लेटर होता है उसको महत्व तो नहीं दिया जाता है. इनको अच्छी चुपड़ी चौपड़ी बातें हैं, इनको मालूम है कि सरकार हमारी आने वाली है, हमारे खिलाफत कोई करने वाला नहीं है. जो भी 2-5 आवाज़ उठाते तो उठाते रहते हैं. इनकी ये जो मेंटेलिटी और जो ये अभिमान आया है ना, वो व्यापारी को इस बार जागना पड़ेगा. मतलब 65,000 दुकान में पानी का कनेक्शन नहीं, पानी का बिल भर रहा है. वेरा बिल में सिंगल वेरा बिल आता था, उसका डबल दुकान का वेरा भरा जा रहा है. यानी कि हर बर्डन इस पे. अब आप आइए लेबर पे, असंगठित व्यापारी, असंगठित मजदूर, असंगठित महिलाएं, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कम 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं. 8 से 10 लाख जुड़े हुए हैं. आप 3,000 रुपया किसान को भर करके तो वाह कर लेते हो. टेक्सटाइल जो है एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट रोजगार देने वाला है, आप इनको भी संगठित करिए, कहीं इनके भी अकाउंट में पैसा दीजिए. पिछले 4 साल से ये बेरोजगार होते जा रहे हैं, आप भी 2-3 हजार रुपया इनके खाते में भी डाल करके दो ना. एक महिला घर कैसे चला रही है, उसका हस्बैंड बेरोजगार है, वो बेचारी अपना पूरा सुबह से शाम शरीर पसीना डाल करके 200-300 करके घर चला रही है. आप चलिए मेरे साथ में, मैं आसपास के इलाकों में आपके घुमा के लाती हूँ वो काम किस तरीके से करती है, और उसके आंसू देखोगे ना तो आपको रोना आएगा कि जितना हम गर्व से बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना रोजगार देती है, वैसा ही छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, छोटा स्टाफ, छोटा लेबर, छोटा पोटले वाला, छोटा पार्सल वाला धंधे से बाहर होता जा रहा है और उसका घर चलाना मुश्किल हो गया है. और उसी कारण से डे बाई आप डे देखोगे तो जहाँ से जो यूपी से आया तो यूपी जा रहा है, बिहार से आया तो बिहार जा रहा है, छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ जा रहा है, उड़ीसा वाला उड़ीसा जा रहा है, राजस्थान वाला राजस्थान जाएगा. चेतना पड़ेगा. सरकार की यहाँ की जो नीतियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ, एक सरकार को 2017 के चुनाव आए, हमारी डिमांड थी कि कपड़ा उद्योग में और प्रोडक्शन है, इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की, हमें गारमेंट हब दीजिए. रूपाणी जी की सरकार थी, 2017 में चुनाव से 15 दिन पहले घोषणा कर दी कि गारमेंट हम पास. आज उसको 5 साल पूरे हो गया, एक पत्थर भी एक ईंट नहीं लगाई. गारमेंट हब 5 साल पूरा, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, मैटर खत्म हो गया, व्यापारी खुश हो गया, हाँ गारमेंट आ जाएगा. बताइए इनको कि गारमेंट हब आया आपका. अभी 2022 का चुनाव है, कल एमएसएमई का यहाँ उन्होंने ये घोषणा कर दी कि छोटे छोटे व्यापारियों को सब कुछ होगा. जब गारमेंट हम 5 साल पहले लाए, उसके अभी तक कोई पत्थर नहीं लगा, और चुनाव से 15 दिन पहले आप योजनाएं ला करके लोगों को लुभान्वित करते हो. वो पार्क दे दिया, ये हब दे दिया, एमएसएमई दे दी, धरातल में कितना काम हुआ उसकी चर्चा करो ना.
जब 2017 का गारमेंट हब का एक ईंट नहीं लग सकता, तो ये जितने भी खोखले वातावरण के जो भी वादे हैं, ये टेक्सटाइल में कहीं भी अंग लगने वाले नहीं हैं। छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी डे बाई डे मरेगा, मजदूर यहाँ से पलायन करेगा, ये पोजीशन आने वाली है। रेलवे स्टेशन का जो नया सूरत का नया रेलवे स्टेशन बनेगा, ऐसा इन्होंने 2017 में घोषणा की, मॉडल बनाया और मॉडल बना के लगाया पेपर में। जितने का मॉडल नहीं बनाया उसे कम से कम करोड़ों रुपए की उसकी ऐड कर दी। चुनाव पूरा हो गया, वो खत्म हो गया। 2019 में दूसरा मॉडल आया, फिर मॉडल रखा, उसकी घोषणा की, उसमें हजारों रुपया खाली विज्ञापन में खर्चा कर दिया, वो चला गया। और वापस न्यूज आई है कि अब नया रेलवे स्टेशन बना रहे और उसका एक और मॉडल बनाया। मतलब जब चुनाव आता है तभी मॉडल आता है और तभी विज्ञापन आता है, उसके नाम से कहीं के हम पेपर में छप जावे और ये करे, तो ये कितने दिन चलेगा? प्रधानमंत्री को मैं पहले भी बोला, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी रहने दो। अभी मैं आपको 26 सांसद, एक छोटी सी बात, 26 सांसद बीजेपी के, राज्यसभा के मेंबर बीजेपी के, 112 धारासभ्य बीजेपी के, 8 महानगर पालिका के मेयर बीजेपी के, असंख्य जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका असंख्य, और सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्टी का पूरा मालका। इतना सब होने के बाद में दिल्ली से मंत्रियों को बुलाना पड़ता है, दिल्ली से प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ता है, और कितनी व्यथा होगी। इसलिए हम बोलते हैं, आज भी विनती करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी रहने दीजिए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष को और अन्य पक्षों को दबाइए मत। देखिए मैम, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं एक कपड़ा व्यापारी हूँ और यहाँ की संस्था है 75,000 व्यापारियों की, उसका डायरेक्टर भी हूँ। मुझे किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट बात करना चाहूँगा। रही बात, अभी कोई भाई बोल रहा था, आज इंडिया के कोई भी स्टेट का मजदूर यहाँ आता है, उसको दूसरे दिन नौकरी मिल जाती है। ये स्टेट है गुजरात। ये हकीकत में हकीकत बयां कर रहा हूँ। यहाँ पे हर किसी को नौकरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी मंदी है, मंदी भी विश्वव्यापी मंदी है, कोई पर्टिकुलर इंडिया के अंदर मंदी नहीं है। कोरोना के बाद में मंदी का असर आया है, पूरे विश्व में आया। यूक्रेन और रशिया युद्ध का है, उसका भी असर है। 85,000 करोड़ का कारोबार करना मायना रखता है, लेकिन उसको हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, उसकी वजह कई है, कोरोना की वजह। रही बात, हमारे यहाँ का गुजरात का प्रदेश प्रमुख हमारे सूरत से है, गृह मंत्री सूरत से है, कपड़ा राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री सूरत से है। हमारे को कोई भी कपड़ा से समस्या आती है, तुरंत हमें दिल्ली लेके जाते हैं। गांधीनगर की प्रॉब्लम, हम गांधीनगर जाते हैं। हाँ, छोटे व्यापारियों की व्यथा है, छोटे व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ है। उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम हमारी सरकार को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? विपक्ष को कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन टू बी क्लियर है, हमारी बात सुनी जाती है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन छोटे व्यापारियों की समस्याओं के आने वाले समय में हम बैठ के उनको बताएंगे, इन समस्याओं को दूर कीजिए। वो तो नतीजे ही बताएंगे कौन नहीं, किसके चुनाव साथ के है। नतीजे स्पष्ट है जी। चुनाव के नतीजे भी स्पष्ट है। व्यापारी कौम, आज भी मैं बोलता हूँ, हमेशा ही बोलते थे व्यापारी बीजेपी के हैं। आज सूरत को लो, बड़ौदा लो, अहमदाबाद लो, पिछली बार जितनी सीट आई है बीजेपी की, मुझे नहीं लगता है कि उससे कम आएगी, उससे ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि पिछली बार तो पाटीदार आंदोलन था। लेकिन इतना भी आक्रोश करना, आज हम सुखी हैं एकदम, वाकायदा महिलाएं रात को 12 बजे निकल सकती है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। रही बात जो तकलीफ है रोजगार या व्यापार से रिलेटेड है, वो अपनी समस्याएं हम बता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दे, वो बात नहीं है। મોટા ભાગે નાના વેપારીઓમાં હાલ તો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ હવે આ રોષ જે વેપારીઓ છે એ પોતાનો મત અધિકાર કઈ પાર્ટી માટે કરશે અને શું રહેશે એ તો પરિણામ જ બતાવશે। કેમેરા પર્સન નરેન્દ્ર સોલંકી સાથે સૌમ્યા સિંહ, સુરત, ગુજરાત તક।